नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 20 की बाजी, किसे मिलेगी चाबी। आज भी हम महा बुलेटिन कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह से ही लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अपडेट्स हमारे जो सहयोगी जो फील्ड पर मौजूद हैं वो हमें लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, रिएक्शंस पहुंचा रहे हैं। और चूंकि अब 3 बजे के आसपास जो है 10 सीटों पर मतदान थमने वाला है, लगातार अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त हम सीधे लिए चलते हैं देवास। यहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मान क्या करेंगे। जब आतंकवाद की जड़ ही नहीं रहेगी तो कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त कर दो, समस्या ही समाप्त कर दो। और चुनाव में जनता जनार्दन को यही करना चाहिए, कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। बोले बोलो, आप याद करिए, अगर कांग्रेस साथी 1947 में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब अगुवाई की तो कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस विरोध करती रही। जब आंदोलन खड़ा हो गया तो उन्होंने एक नया स्वरूप छोड़ दिया कि राम तो हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस ने कहा ना, सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने एफिडेविट भी दिया था, राम नहीं है, ये तो मिथक है, कृष्ण मिथक है। अब जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती हो, अगर वो अपने महापुरुषों को, अपनी आस्था के प्रतीकों को विस्मृत। तो देवास से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश में महासमर का जो चुनावी रण है पूरी तरह सज चुका है। 17 नवंबर को वहां पर मतदान हो रहे हैं और उससे पहले स्टार प्रचारक यहां पर हुंकार भर रहे। कांग्रेस पर जमकर उन्होंने प्रहार किया। और अब फिर से रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। आज पहले चरण के लिए मतदान जारी है। जगदलपुर से इस वक्त की अच्छी और बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सल प्रभावित इलाकों में खुलकर मतदान हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कलेपाल में बंपर वोटिंग हुई है। 415 मतदाताओं में से अब तक 248 ने मतदान कर दिया, यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने यहां पर मतदान कर दिया है। और एक समय था जब यहां पर नक्सलियों के डर से लोग मतदान करने नहीं जाते थे राहुल, लेकिन अब देखिए कलेपाल में ये अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। बंपर वोटिंग हो रही है इस वक्त। बिल्कुल। और आकांक्षा, हमारे सहयोगी तहसीन बता रहे थे जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, चेरपाल 32 साल बाद वहां पर मतदान की प्रक्रिया हुई। एक बड़ी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन से अब नक्सल को लेकर जो दहशत वो कम होती नजर आ रही है, या कहे जाए अवेयरनेस काफी आ गया है, जागरूकता आ गई है। और लगातार नक्सली विरोध कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को मना कर रहे हैं कि वोट ना दे। लेकिन उसके बाद भी मतदान की तस्वीर देखिए आप, मतदान केंद्रों में सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे। और उन इलाकों में जहां पर पहले कहा जाता था कि चुनाव संपन्न कराना बड़ी चुनौती होती थी, और निर्वाचन आयोग ने इसे बखूबी निभाया इस बार। बिल्कुल। और ये सुखद तस्वीरें हैं। और आईबीसी 24 भी बार बार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि इन 20 सीटों पर अगर आप भी मतदाता है तो आप मतदान जरूर करें। और अब आपको बताते हैं कि अब तक का वोटिंग परसेंट क्या है। लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के 20 सीटों पर वोटिंग जारी है। 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक, यानी कि अब से थोड़ी देर पहले मतदान खत्म हो चुके हैं। 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर वोटिंग जारी है। नक्सल प्रभावित जो एरियाज हैं, जैसे कि मौला मानपुर हो गया, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा में वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वो मतदाता जो लाइन में लगे हुए हैं, सिर्फ उन्हें ही अपने मताधिकार का उपयोग यहां पर करने दिया जाएगा। लेकिन शाम 5 बजे तक किन क्षेत्रों में होना है राहुल? पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा ये है जहां पर 5 बजे तक वोटिंग होगी। अभी 2 घंटे वहां पर और वोटिंग होगी, यानी कि 3 बजे तक की जो वोटिंग है, सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक जहां वोटिंग हो रही थी 10 जगहों पर, वहां पर वोटिंग मतदान थम चुका है। लेकिन
जो मतदाता मतदान केंद्र के भीतर पहुंच चुके हैं वो अभी भी इस मतदान के प्रणाली में सम्मिलित होंगे, उन्हें काउंट किया जाएगा, वो अपना वोट डाल सकेंगे। तो ये व्यवस्था है निर्वाचन आयोग की कि जो मतदान केंद्र के भीतर मौजूद होता है वो ज़रूर इस मतदान में शामिल होता है समय पूरा होने के बाद भी। तो अभी 3 बजे है, 3 बजे के वक्त तक 10 सीटें मोला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर के अलावा 7 और सीटें जहां पर इस वक्त 3 बजे तक मतदान थम गया है। और राहुल, बस्तर बेहद खास हो जाता है। कहा जाता है कि सत्ता की चाबी बस्तर से ही होकर के गुजरती है और जिसने बस्तर फतेह कर लिया, छत्तीसगढ़ की सत्ता भी उसके हाथों। और हमने ये देखा भी है, जब बीजेपी को यहाँ पर ज्यादा सीट्स मिली थी 12 में से, तो जीत उसने दर्ज की थी, सरकार उसकी बनी थी। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, जब उसके हाथ यहाँ पर ज्यादा सीट लगी तो कांग्रेस की सरकार बनी। कहा कितनी वोटिंग हुई है, पूरा ट्रेंड हम आपको बता रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर अच्छी वहां पर खासी मतदान हुआ है। और देखिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, भाजपा प्रवक्ता, प्रमोद दुबे पूर्व महापौर और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ राम अवतार तिवारी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और ग्राउंड जीरो से भी राहुल लगातार जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, 20 रिपोर्टर इन 20 सीटों पर महा कवरेज कर रहे हैं। सुबह से ही, आज सुबह 6 बजे से हर एक बुलेटिन में हम आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। खास मेहमानों से चर्चा करेंगे कि बस्तर को साधने की उन्होंने किस तरह से तैयारी की है। और नरेश मिश्रा इस वक्त जगदलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, अब यहां पर वोटिंग तो थम चुकी है, अभी वहां पर किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? 3 बजे तक अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो ट्रेंड क्या कह रहा है नरेश? देखिए, बस्तर की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर शाम 5 बजे तक मतदान है। बाकी 9 विधानसभा सीटों में मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरी 1 घंटे का जो कंपाइल रिपोर्ट आना है वोटिंग परसेंटेज का, वो आना बाकी है। और लगभग औसत अगर आप देखें तो 60% के करीब ये मतदान जा रहा है। कुछ विधानसभा सीटों पर और बेहतर मतदान की उम्मीद है। वहीं पिछली बार जहाँ ये 80% के करीब गया था मतदान, उसके मुकाबले इस बार कम दिखाई दे रहा है मतदान। तो ये एक फ़र्क दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी 1 घंटे की रिपोर्ट आखिर आनी बाकी है, उसके बाद हो सकता है ये लगभग उसी के आसपास 2018 में जो मतदान हुआ था उसके करीब पहुंच जाए। इस दौरान छुटपुट घटनाएं भी, नक्सल घटनाएं हुई हैं। पखांजूर में एक ग्रामीण घायल हुआ है जो वहां पर बीएसएफ और इसके अलावा डीआरजी की टीम गई थी, इसके बीच में मुठभेड़ हुआ था। माड़ पखांजूर जो जगह है यहाँ पर, इसी तरह से एक मुठभेड़ माड़ के इलाके में, ओरछा इलाके में भी हुई है। हालांकि इन दोनों ही जगह से मतदान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बता रहा था कि क्योंकि जिन इलाकों में पुलिस को सूचना मिल रही थी माओवादियों की गतिविधि है, वहाँ पर फोर्सेस लगाई गई थी। और सबसे जो सुखद खबर है जिससे ये समझा जा सकता है कि लोकतंत्र कैसा सशक्त हो रहा है बस्तर में, वो इलाके हैं, लगभग 126 नए ऐसे बूथ हैं जहां पर वोटिंग हुई है। चांदा में अगर बस्तर की बात करूं तो चांदा मेटा कलेपाल, जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, यहां पर करीब 62% लोगों ने वोट कर दिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इन दोनों ही जगह पर अभी शाम 5 बजे तक वोट होना बाकी है। ग्रामीण इलाकों में कतारें लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि धान कटाई की वजह से थोड़ी रफ्तार धीमी रही सुबह वोटिंग को लेकर, क्योंकि कई इलाकों में जहां हाइब्रिड धान लगाया गया वहां किसान खेतों पर चले गए और बीच बीच में लंबी कतार भी हमने कई जगह पर देखी और मतदान की प्रक्रिया कुछ जगहों पर धीमी मिलने की भी शिकायत रही। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अभी 3 बजे के बाद जब जो अंतिम आंकड़ा कंपाइल होगा 4 बजे के 4:30 बजे तक, तो उसमें असली रिपोर्ट मिल पाएगी कि कितना प्रतिशत कुल मतदान हुआ है। फिलहाल इन 3 सीटों पर 5 बजे तक मतदान है। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये जगदलपुर विधानसभा की है और अभी भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है। और बिल्कुल नरेश, देखिए, जो लोग अभी कतार पर लगे हुए हैं उन्हें भी और मौका दिया जाएगा कि वो अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। और IBC 24 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान आप जरूर डालें। बिल्कुल। और अंजय यादव भी इस वक्त कोंडा गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। अंजय, क्या फिलहाल आपके पास अपडेट है मतदान को लेकर? जी बिल्कुल। इस वक्त हम कोंडागांव के विधानसभा कोंडागांव में खड़े हैं और कोंडागांव विधानसभा की बात करें तो 52% से अधिक मतदान की सूचना अभी तक की आई है। हालांकि ये कंपाइल रिपोर्ट आने से पहले की जानकारी है, इससे ये पूरा अनुमान है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो और अधिक बढ़ेगा। जिस तरह से मैं इस वक्त कोंडागांव नगर के एक मतदान केंद्र में मौजूद हूँ और इस मतदान केंद्र में जो है मतदाताओं की भीड़ अभी भी काफी ज्यादा नजर आ रही है और मतदाता जो है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में
अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह से जो नजारे, क्योंकि धान कटाई का समय है और इस समय में किसान जो है धान कटाई में व्यस्त होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी दोपहरों में भी जो मतदान का प्रतिशत है वो धीमा चला। कोंडागांव के 2 मतदान केंद्रों में पोलिंग मशीन की खराब होने की भी सूचना थी, जिसके चलते बिल्कुल अजय, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर मतदाताओं की लगी हुई है और सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नारायणपुर का रुख कर लेते हैं, अशफाक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशफाक, अभी क्या अपडेट है नारायणपुर में? अब तक का मतदान प्रतिशत क्या है? पिछले बार से अच्छा क्या यहाँ पर प्रतिशत देखने को मिल रहा है? लेकिन उसके बाद देखिए अब तक जो जिले का मतदान प्रतिशत है वो 46% बताया जा रहा है और फिलहाल कंपाइल रिपोर्ट की फिलहाल वेट की जा रही है कि कंपाइल रिपोर्ट कब तक आएगी, जिसके बाद ये 46 का जो आंकड़ा है वो शायद बढ़े। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये नारायणपुर नगर का ये मतदान केंद्र है जहाँ पे 76% मतदान हुआ है। ग्रामीण इलाकों की बात करूँ तो नारायणपुर के जो अबूझमाड़ इलाके में 5 जगहों पर ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया था। उन इलाकों पे मतदान का प्रतिशत काफी डाउन हुआ है। आपको बता दूं कि कोकाबेटा इलाके में हम लोग गए हुए थे जहाँ पे शिफ्टेड 4 मतदान केंद्र थे। ये सारे मतदान केंद्रों में महज 3% से 4% मतदान हुआ है। वैसे ही अबूझमाड़ और नारायणपुर के अबूझमाड़ के जहाँ ऐसे इलाके जहाँ पे ग्रामीण धरने पर बैठे हैं वहाँ उन्होंने मतदान को लेकर के बहिष्कार की बात कही थी और उन इलाकों पे मतदान कम हुआ है। इस दौरान जो है नक्सल प्रभावित इलाके जो है ओरछा, यहाँ से मुठभेड़ की खबर आ रही थी। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ। वहां पे नक्सलियों ने अटैक किया था सर्चिंग पर जो जवान थे और जवाबी कार्रवाई में नक्सली वहां से मौके से भाग निकले और अब तक जो है सकुशल जो है यहाँ पे जिले में मतदान जो है चला है। तो जिस तरीके से अशफाक बता रहे थे, लगातार जो परसेंटेज हम देख रहे हैं बस्तर में जो मतदान का प्रतिशत है, आकांक्षा सुबह से हम लगातार देखते रहे। प्रकाश नायक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रकाश, फिलहाल मतदान के अपडेट क्या है आपके पास? क्या कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि 1 बजे तक लगभग 60% मतदान हुआ था। आपको बता दूं कि केशकाल के संवेदनशील क्षेत्र कुएमारी को जाना जाता है, जहां पर 2018 में सिर्फ 10% हुआ था और 2 साल पूर्व वहां पर नक्सलियों ने 15 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले की थी। लेकिन लगातार जिला प्रशासन और पुलिस तैनात होने के कारण पिछले 1 साल पहले पुलिस तैनात हुई थी और जहां आज की डेट में लगभग 80% मतदान हुआ है, जिसके कारण ये देखा जा रहा है कि लोग सक्रिय हो रहे हैं और मतदान के लिए आगे बढ़े, क्योंकि इस बार नए युवा भी यहाँ पे शामिल हुए। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के है अमीन मेमन जी है, जो अभी कुछ देर पहले ही मतदान दिए, सबसे लास्ट में, क्योंकि इनका ये कहना है कि लगातार सबसे पहले कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए और जो आम जनता उनको मौका देना चाहिए। हमारे साथ अमीन, आप बताइए किस प्रकार मतदान हुआ? देखिए, बहुत उत्साह है मतदाताओं में और निश्चित तौर पे जो कांग्रेस सरकार ने 5 साल जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि लोग फिर से कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार को बस्तर में फिर से बस्तर की पूरी 12 सीट कांग्रेस के फेवर में देना चाहते हैं। हमारे साथ भाजपा के लोग भी हैं, क्या कहना चाहते हो इस बार? वो में बहुत जबरदस्त उत्साह है और उम्मीद है कि बस्तर जो पिछले बार कांग्रेस को समर्थन किया था इस बार पलटी मारेगा और बस्तर में बीजेपी को कम से कम 8 सीट के साथ पे जाएगी। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर के नमूने भी दिखेंगे। ये तो भाजपा और कांग्रेस थे जो अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल देखना होगा कि किस प्रकार से लोग जो मत दिए हैं। और प्रकाश, अच्छी बात यह है कि केशकाल की जनता बेहद जागरूक है और आप कह रहे हैं कि अभी तक 80% मतदान वहां पर हो चुका है और जब पूरा कंपाइल किया जाएगा तो मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा। अब कांकेर का रुख कर लेते हैं। अमित चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट है आपके पास कांकेर से जुड़ा हुआ? कितना मतदान प्रतिशत यहाँ पर हो चुका है? देखिए, 1 बजे तक की बात की जाए तो पूरे जिले का प्रतिशत 60% मतदान हुआ था, जिसमें सबसे कम अंतागढ़ का था जो 55% मतदान था और कांकेर और भानुप्रतापपुर का 61% मतदान हुआ था। कुल मिलाकर 60% मतदान 1 बजे तक हुआ था और उम्मीद यही जता रही कि 70% से अधिक मतदान अभी तक हुआ होगा, क्योंकि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं अभी की लंबी कतारें लगे हुए हैं। मतदान करने का समय समाप्त हो गया है। मतदान केंद्र के अंदर जो लोग मौजूद हैं वही मतदान कर पाएंगे और अभी भी यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। 1000 मत है यहाँ पर और अभी तक 600 लोगों की वोटिंग हो पाई है, मतलब 500 लोगों की वोटिंग अभी भी बाकी है। ऐसे जितने भी बहुत सारे पोलिंग बूथ हैं जहाँ पर अभी भी लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और अभी जब तक पूरे लोगों के मतदान नहीं हो जाते हैं और काउंटिंग नहीं आती, इसलिए
पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि कितना मतदान होगा, लेकिन अभी तक जो हमको समझ में आ रहा है लगभग 70% मतदान जो है हो चुका है। जी ठीक है, चलिए, तो लगातार हम अपडेट हमने बताया दर्शकों को, और ये देखने को मिल रहा है आकांक्षा, जो कि सही बात यह है कि बस्तर में इस तरीके का मतदान वाकई में देखने, जिस तरीके से प्रकाश बता रहे थे 80% मतदान, यानी कि एक बड़ा आंकड़ा होता है मतदान का, और जाहिर सी बात है बस्तर में ये समझा सकते हैं कि मतदान बेहतर तरीके से हो रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के नेता श्रीचंद सुंदरानी है, कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामावतार जी, आपसे जानना चाहूंगा, 20 सीटें, इन 20 सीटों पर एक सीट केवल बीजेपी के पास थी, बाकी 19 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में क्या लगता है आपको, क्या जो बढ़त 2018 में कांग्रेस को मिली है, क्या इस बार वो मिलती नजर आ रही है? देखिए, इतनी बढ़त तो नहीं मिलेगी, कुछ खोने के लिए कुछ भी नहीं था भाजपा के पास, अब पाने को है, और ऐसे में उसको सीटें तो बढ़ेगी। सीटें कितनी बढ़ेंगी, और नांदगांव लोकसभा क्षेत्र में बढ़ेगा कि बस्तर में, ये अलग अलग कयास लगा रहे हैं। बस्तर के संदर्भ में एक सवाल और है मेरा आपसे कि बस्तर में अक्सर ये देखा गया है मतदान का प्रतिशत कम रहा है, और वजह यह है 2 चरणों में कराने का, क्योंकि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है, लेकिन इस बार मतदान का प्रतिशत भी अच्छा नहीं। पिछले बार जो मतदान हुआ था वो बस्तर में काफी अच्छा हुआ था, 80% तक हुआ था, कमोबेश 75 से 80% गया था। तो इस बार लग रहा है, जबकि पिछले बार नक्सल से प्रभावित ज्यादा था बस्तर, अपेक्षाकृत कम है, अभी चुनाव के चलते ज्यादा बढ़ा, अन्यथा नहीं था। तो उसके अपेक्षा से मुझे लग रहा है जो आंकड़े आएंगे वो पिछले बार जिस तरह, जैसे नरेश ने भी वही बातें बताई कि पिछले साल अच्छा मतदान हुआ था, प्रतिशत 80% तक गया था। तो हम लोग सराहे थे कि शहर के लोग मतदान नहीं करते, वो देखो नक्सल से जूझ रहे हैं लोग, वनवासी लोग मतदान कर रहे हैं, और हम अपने आप को शिक्षित पढ़े बताते हैं और हम मतदान नहीं करते। एक नया बहस का विषय 5 साल पहले निकला था। इस बार क्या कारण ऐसे है कि आपको उतना नहीं दिख रहा है, ये अलग अलग तरीके से व्याख्या होगा कि मतदाता को निकालने में राजनीतिक दल लोग पिछड़ गए, या अभी धान का कटाई है तो धान तो उस तरफ कम है। रामावतार जी, और एक ही प्रश्न उस समय भी उठा था जब मतदान की तारीखों का ऐलान किया गया था कि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली, तो क्या इसके कारण भी चुनाव और जो मतदाता जो होंगे क्या उन पर उसका असर होगा? प्रमोद जी, आपने सुना कि रामावतार तिवारी जी ने कहा कि भाजपा के पास खोने के लिए बस्तर में हो या फिर दुर्ग संभाग की जो सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें खोने के लिए भाजपा के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर ये साख का सवाल है। तो कांटे की टक्कर में भी अगर आपकी अजय बढ़त यहां पर रोक रही है भाजपा, तो यानी कांग्रेस के लिए तो यह ना कि वो तो खोने के लिए तैयार है। नहीं आकांक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि चेरपाल और कलेपाल जहाँ वोटिंग नहीं होती थी वहाँ 80% के लगभग वोटिंग हो रही है। ये सरकार की कहीं ना कहीं विश्वसनीयता को प्रमाणित करती है कि आज लोग मतदान करने जा रहे हैं। 132 या 129 बूथ जहां पर वोटिंग परसेंटेज 10% भी नहीं था, वहां उन बूथों पर वोटिंग करने जाना ये निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की सरकार ने वहां जो काम किया है, लोगों के दिल जीतने का काम किया है। वोटिंग परसेंटेज अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन जो 3000 स्कूल जो बंद थी उसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने पुनः चालू करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज अच्छी बात है कि सुदूर अंचल में कलेक्टर का बेटा और गांव के आदिवासी का बच्चा एक साथ आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं। एमएसपी में अगर बात करें, केवल 7 वनोपज जो होती थी उसमें एमएसपी लागू थी। अन्य जो समझ लीजिए आप, कांग्रेस की सरकार आने के बाद 63 वनोपज के एमएसपी लागू किए गए, और 10 रुपये किलो इस बार तो अतिरिक्त देने की बात कांग्रेस की सरकार ने की है। बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरे बस्तर से लेकर पूरे अंतिम कोंटा तक के, और यहाँ सरगुजा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सारी इन जगहों पर जहाँ तक 20 सीटों का सवाल है, कांग्रेस जितनी थी उतनी ही सीटों पर इसलिए रहेगी क्योंकि हमने जो कहा था उसे करके दिखाया। लोगों का विश्वास कह रहे हैं, उपलब्धियों की बात कर रहे हैं श्रीचंद जी। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, बहुत सारे काम वहां पर सरकार ने किए हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार भी वही परिणाम देखने को मिलेंगे। एक सीट जो बची है रमन सिंह की, वो दावा ये भी कर रहे हैं, कांग्रेस ही पहले से कह रहे हैं कि हम वो सीट भी जीतेंगे। क्या परिस्थिति आपकी नज़र में नजर आ रही है? क्योंकि पहले तो कांग्रेस के पास वास्तव में खोने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग के पास नहीं था।
देखिए, निश्चित रूप से जो बस्तर में और अन्य सीटें 20 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और आने वाले समय में 17 तारीख को भी 70 सीटों के चुनाव होंगे। कांग्रेस बहुत मुगालते में है। कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। 36 वादे करने के बाद 6 वादे पूरे नहीं कर पाए और नए वादे जनता को याद दिला रहे हैं। इनके ऊपर विश्वास जनता का उठ चुका है। बस्तर से मेरी बात हो रही थी, सुबह से ही बात कर रहा था मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के प्रमुख लोगों से। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, बस्तर और राजनांदगांव के आसपास की सीटें जो दुर्ग संभाग की सीटें हैं, ऐसे 20 सीटों के जो चुनाव परिणाम आएंगे आप देखिएगा। 3 दिसंबर को हम लोग फिर बैठेंगे। 20 में से कम भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें जीतने में सफल होगी। लीजिए, तो उन्होंने साफ क्लियर मैंडेट भी बता दिया है प्रमोद जी की 3 दिसंबर को जब यहाँ पर रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे तो इन 20 सीट में से 15 सीट बीजेपी के खाते में होंगी। चलिए, उस पर भी चर्चा जरूर हम करेंगे। इस वक्त रुक कर लेते हैं। मोहला मानपुर का स्टार जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, मोहला मानपुर के कितना आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है यहाँ पर और कितना वोटिंग प्रतिशत अब तक हो चुका है? स्टार, देखिए, मोहला मानपुर की बात करें, मोहला मानपुर विधानसभा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में से आता है, इस लिहाज से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और 3 बजे यह समाप्त कर दी गई है। और क्योंकि मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद कोका गांव है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उनके कोर जोन में भी आता है और इस लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए थे। और आखिरी जिस पोलिंग बूथ में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर करीब 880 मतदाता है और 620 लोगों ने अपने वोट डाले। तो लगभग 70% मतदान इस पोलिंग बूथ में हुआ है, जो अंतिम छोर में है और काफी क्रिटिकल और सेंसिटिव क्षेत्र में आता है। और इस लिहाज से पूरे मोहला मानपुर की बात करें तो लगभग 60% पोलिंग 2 बजे तक हुई थी और 3 बजे का डाटा अभी कंपाइल होना है। तो उस लिहाज से माना जा सकता है कि ये पोलिंग परसेंट जो है लगभग 70% के आसपास जा सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद 70% पोलिंग होना एक बहुत बड़ी बात है। और सुबह से ही मैं अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहा था और महिलाएं ज्यादातर निकली थी। मैं जैसे आपको जिस पोलिंग बूथ में मौजूद है, यहाँ बाहर का नजारा थोड़ा दिखाते हैं कि कितना सुनसान इलाका है ये, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और जैसा मैं कह रहा हूँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूरी सीट है और उस लिहाज से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। और उसके बाद लगभग 70% पोलिंग यहाँ पर होना ये बताता है कि लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र है या मोहला मानपुर के क्षेत्र के लोग हैं, उनमें भी कितना ज्यादा उत्साह था। और इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिससे लोगों में विश्वास जाग सके लोग। और हमने देखा भी कुछ जगह मशीनें खराब हुई थी, उसके बाद भी लोग करीब 4-4 घंटे तक लाइन में लगे हुए खड़े हुए थे। तो इससे अंदाजा आता है कि लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह था और लोग इस निर्वाचन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। बिल्कुल स्टार, आपने मोहला मानपुर की तस्वीरें दिखाई, पूरा हाल वहां का दिखाया, लेकिन बीजापुर जहां पर वो भी इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ से संतोष तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। संतोष, जिस तरीके से मोहला मानपुर में बताया स्टार जय ने, किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई थी, रुझान भी काफी अच्छा रहा। बीजापुर की फिलहाल क्या स्थिति, क्या जानकारी? जी, आपको बता दूं कि यहाँ कुछ इलाकों में माओवादियों का आतंक मचा हुआ था। वहाँ पे कई मतदान केंद्रों में मतदान की गई है। ऐसा भी है कि गांव के पूरे ग्रामीणों को दूसरे गांव लेके चले गए थे, जिसको लेकर वहाँ पे 0% मतदान अब तक रहा। आपको बता दूं कि हालांकि कुछ इलाकों में ग्रामीणों ने, नक्सलियों ने अंगूठे अपने उंगली पर निशान नहीं लगाने के शर्त पे वोट देने के लिए कहा था, तो उस इलाके में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लेकर अपना मतदान भी किया। लेकिन शर्त वो था कि उंगली में जो निशान लगाते हैं वो निशान नहीं लगाने दिया। इस तरीके भी लोग अपने खर्चे के माध्यम से, अपने व्यवस्था के माध्यम से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी जाकर भी मतदान कर रहे थे। ऐसा रुझान देखने को मिला कि मतदाता भी अपने मतदान करने के लिए काफी उत्सुक थे। हालांकि कई इलाकों में मतदान नहीं हो सका। इसके अलावा भी कई जगह दहशत के मारे वोट नहीं दे पाए। 5 से 7 गाँव ऐसे हैं, 5 से 7 केंद्र ऐसे जहाँ पे गिरफ्त रहा हो। अभी तक 3 बजे तक किसी प्रकार का नहीं गिरा। हालांकि यदि प्रतिशत की बात करें तो 1 बजे तक का जो था 20% मतदान होता, लेकिन अभी कई इलाकों में काफी मतदाता जो है 3 बजने के बाद भी काउंटर के अंदर बैठे पर्ची लेकर वो वोट देके निकलेगी। इससे परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है।
लेकिन 2 बजे की फिर बात करें तो 2 बजे तक 20% ही मतदान हुआ था। संतोष, देखिए ये जो आप अपडेट बता रहे हैं, ट्रेंड बता रहे हैं, वाकई ये चिंताजनक है, क्योंकि हमने देखा है बीजापुर में 2013 में 44% करीब मतदान हुआ था और 47% 2018 में, और इस बार भी बीजापुर में जो स्थिति है चिंताजनक है। यानी कि अभी भी यहां पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, मतदान इन्होंने नहीं किया। राम अवतार जी, इसी ट्रेंड से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, बीजापुर के अगर सियासी समीकरण की बात की जाए तो विक्रम मंडावी वर्सेस महेश गागड़ा है, एक पूर्व मंत्री हैं और विक्रम मंडावी कांग्रेस के कद्दावर विधायक हैं। तो क्या मतलब यहां पर जनता आखिर क्यों अपने घरों में रहती है, बाहर क्यों नहीं निकल पाती है? क्या इसके आप चुनाव से भी जुड़ा हुआ इसका मानते हैं, या कि ठीक से वहां पर काम नहीं करते हैं नेता विधायक? उसके 2-3 कारण हैं। एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वो खुद नेता भीतरी जगहों में जाने में डरते हैं और उन दोनों को भारी सुरक्षा मिली हुई है। तीसरी बात कि वहां पर जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं इन दौरान हुई है। 3 ऐसे कारण हैं। तो इसलिए भाई बोलते हैं नक्सल क्षेत्र के लोग, उनके डर में जिस तरह से सक्रियता होनी चाहिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को जो वोट डलाते हैं, उनके निराशाजनक स्थिति के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। वहाँ वोटों के जो फैसले इसलिए कम होते हैं, कम आधार पर रहते हैं, वहाँ दूसरे समीकरण और अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। आप प्रमोद जी देखिए, आपके ही वहां पर विधायक हैं और जैसा कि राम अवतार जी बता रहे हैं कि खुद वहां पर नेता कार्यकर्ता जो अंदरूनी इलाके वहां पर जाने से डरते हैं। 23 बरस का हो चुका है हमारा छत्तीसगढ़, लेकिन अब तक भी हालात सुधरे नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि 5 साल आपको भी वहां पर मिले थे, अगर अच्छे से और काम किया जाता तो शायद आज बीजापुर की तस्वीर कुछ और बदली हुई नजर आती, या जो मतदान प्रतिशत और बढ़ा हुआ नजर आता? प्रमोद जी। आकांक्षा जी, देखिए हम लोगों ने इतने ज़्यादा बेस कैंप बनाए, आपको तो मालूम है कि जो नक्सलियों के जो चीफ थे उनके गांव में ही हमने बेस कैंप बनाने का प्रयास किया और बनाने में सफल भी हुए। कई बार ऐसी स्थिति निर्मित रहती है कि लोग संतुष्ट भी रहते हैं कि सरकार के कामकाज से संतुष्ट होकर भी कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कि उनको जो जो चीज़ें चाहिए वो निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन प्रजातंत्र में वोट तो सभी को देना चाहिए और आवश्यक भी होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 वर्षों में काम किया है, आज राजनांदगांव के एक सुदूर अंचल में आपके सम्मानित संवाददाता बता रहे थे कि जहां इतनी बड़ी घटना होती थी वहां बॉर्डर में वो खड़े हैं। तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी प्रजातंत्र में कि जहां वोट डालने से लोग डरते थे, वहाँ राजनांदगांव जिले के सबसे सुदूर महाराष्ट्र बॉर्डर में लोग 80% वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का द्योतक है कि 5 वर्षों में हमने फर्श से अर्श तक के काम करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती। इसलिए ओवरऑल अगर आप देखें बीजेपी से भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन इस वक्त लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े, दंतेवाड़ा से तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। तहसीन, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है मतदान को लेकर, कितने प्रतिशत हुआ है मतदान? देखिए, मतदान जो है खत्म अभी फिलहाल बंद हो चुका है और 3 बजे तक यहाँ पे दंतेवाड़ा जिले की अगर बात करें तो सभी 273 मतदान केंद्र जो हैं उनमें मतदान जो है खत्म हो चुका है और जितने लोग हैं उनको अंदर ले लिया गया है 3 बजे से पहले और अभी किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। अगर बात करें पूरे दंतेवाड़ा जिले की तो यहाँ पे अगर कुल बात करें तो 273 मतदान केंद्र बनाए गए थे, उसमें सामान्य 51 थे और संवेदनशील 67 और अति संवेदनशील जो थे 155 मतदान केंद्र थे। यहाँ पे राहुल जी आपको बताएं कि हम हाथ भी गए जहाँ पे साल 1990 के बाद से कोई पोलिंग बूथ नहीं बना था, जो चेरपाल इलाका कहलाता है, जहाँ पे नक्सली आतंक जो था वहाँ पे काफी चरम पर था। उसके बाद ये 1990 के बाद पहली बार पोलिंग बूथ वहाँ पे बना है। इंद्रावती नदी के उस तरफ का ये इलाका है। तो कुल मिला के ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है कि 1990 के बाद वहाँ के जो मतदाता हैं पहली बार उन्होंने वोट डाला है, 1 दशक बाद वहाँ पे वोट डाला है। अगर घटनाओं की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में अभी तक की जो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा है, कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन पड़ोसी जो जिला है सुकमा, वहाँ निश्चित तौर पे 2 बड़ी घटनाएं यहाँ पे उन्होंने नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन कुल मिला के उसके बावजूद भी जो सुरक्षा बल लगे थे सुरक्षा में, उन्होंने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। तो कुल मिला के कह सकते हैं अगर अभी मतदान प्रतिशत की अगर बात करें यहाँ पे राहुल जी, जो हमारी निर्वाचन अधिकारियों से जो बात हुई अभी तक जो सभी जो 273 जो मतदान केंद्र है वहाँ पे जो कह सकते हैं मतदाता हैं
वो जो अंदर पहुंचे हुए हैं उनकी संख्याओं के आधार पर ये 3 बजे तक 50.48% मतदान यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। इस बात की जो आशंका जो है निर्वाचन अधिकारियों ने यहाँ पे जताई है। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रतिशत है 50.48। यहाँ पे अगर बात करें तो सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस के छविंद कर्मा और भाजपा के जो जैतराम अटामी हैं उनके बीच में है। हालांकि वैसे यहाँ पे 7 जो प्रत्याशी हैं वो अपना भाग आजमा रहे हैं और उनके भाग का फैसला अब 3 तारीख को होगा। अब ये देखने वाली बात है किसका भाग जागता है और किसका सोता है। जी बिल्कुल, सभी को इंतजार है किसका भाग जागता है और किसका भाग सोता है, लेकिन लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी जिस तरीके से पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आकांक्षा, बिल्कुल तहसीन आप बने रहिए हमारे साथ और श्रीचंद सुंदरानी का रुख कर लेते हैं। श्रीचंद जी, आपने सुना प्रमोद जी को, वो यही कह रहे हैं कि हमने बस्तर को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, यानी और इससे पहले 15 साल आप कार्यकाल में रहे, तो क्या आपके टाइम में ठीक से काम नहीं हुआ? क्योंकि अभी भी देखिए नक्सलवाद की समस्या है वहां पर, सुदूर अंचलों में अभी भी जब कोई मरीज वहां पर ज्यादा बीमार होता है तो उसको ले जाने के लिए किस तरह से एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पाती है, बेरोजगारी एक बड़ा वहां का मुद्दा है। तो 15 साल तो आप भी कार्यकाल में रहे, आप लोगों ने ठीक से काम नहीं किया क्या? आकांक्षा जी, जो काम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने शुरू किए विकास के काम हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, आखिरी 5 सालों में जो नक्सल समस्या पर अंकुश लगाते हुए जिस प्रकार बस्तर में काम शुरू किए थे, आज कांग्रेस जो भी वाहवाही लेना चाहे वे वही काम का लोकार्पण इन्होंने किया जो काम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया था। निश्चित रूप से आज अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें कि पैदावार बढ़ी है धान की या कृषि की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी की भूमिका रही। 15 साल में अगर हम पहले की बात करें, कांग्रेस की सरकार की बात करें, तो मात्र 75,000 पंप कनेक्शन पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल में 4.5 लाख पंप कनेक्शन देकर किसानों की माली हालत को सुधारने का काम किया, पैदावार बढ़ाने का काम किया। 16 लाख मेट्रिक टन धान पैदा होता था, आज अगर 1 लाख से ऊपर धान पैदा हो रहा है 1 लाख मेट्रिक टन से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार की 9 साल की उपलब्धियां, ये सब हमारे साथ जुड़ी हुई है। इनके वादा खिलाफी इनके लिए बड़ी कठिनाई देती है। शराब बंदी चलिए, तो पहले चरण की वोटिंग के लिए हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी इस वक्त आम सभा को संबोधित करे, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। तो कुरुद में आप गलती नहीं कर इस वक्त मौजूद है प्रियंका गांधी। अगर आपके मन में इंदिरा गांधी के लिए श्रद्धा है तो उसकी वजह है, अगर आप भूपेश बघेल जी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है, अगर आप राहुल गांधी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह है। ये इंसान 4000 किलोमीटर चला है, ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चला है, सिर्फ आपको ये कहने के लिए कि भाइयों और बहनों, इस देश की राजनीति को भटकने मत दो, इस देश की एकता को टूटने मत दो। भारत जोड़ो यात्रा करता है ये कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये आपका देश है, ये आपका प्रदेश है, इसकी हिफाजत आपके हाथों में है। अपनी जिम्मेदारी को समझो, आंख मूंद के अपना वोट कभी मत दो, सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसी राजनीति को मजबूत करो जो आपकी तरक्की लाए, जो आपकी संपत्ति आपके हाथों में दे, जो आपके लिए दिन रात काम करे, जो आपको ही सर्वोपरि बना के रखे। इसीलिए आज मैं आपसे वोट नहीं मांग रही हूं, मैं जागरूकता मांग रही हूं, मैं आपका विवेक मांग रही हूं, और मैं ये मांग रही हूं कि सच्चाई को समझो। आज जहां आपका प्रदेश खड़ा है, इसे नहीं समझोगे तो फिर से खाई में डाल दोगे इसे, फिर से छत्तीसगढ़ सिर्फ हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन आज वो मौका है कि 5 साल आगे हैं तुम्हारे, 5 सालों में बच्चों का भविष्य मजबूत बनाओ, बहनों का भविष्य मजबूत बनाओ, किसान को खुशहाल रखो, नौजवानों को रोजगार दिलवाओ और अपने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाते चले जाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों में दिवाली है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुशी से मनाना है इस पर्व को और खूब खुश रहना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तो धमतरी के कुरुद से आप कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुन रहे थे। हुंकार वो भर रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की और बस उनका एक ही उद्देश्य था कि देश की राजनीति को अब भटकने मत दो। और दिवाली का भी उन्होंने जिक्र किया। तो 12 नवंबर को एक दिवाली होने वाली है राहुल, और जो असली दिवाली राजनेताओं की होगी वो 3 दिसंबर को होगी। बड़ी दिवाली वो मनाएंगे, और बड़ी दिवाली कौन इस बार मनाने वाला है ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। अभी इस वक्त छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान जारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस्तर संभाग के क्या मुद्दे हैं, किस तरह की उनकी रणनीति रही, इस पर हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। और दुर्ग संभाग की सीटों पर भी जो मतदान हो रहा है उसको लेकर के किस तरह की इनकी रणनीति रही, हर एक सवाल का जवाब इनसे लेंगे। 20 की बाजी और पहले चरण की जंग पर हम लगातार चर्चा करें। 20 सीट जिस पर आज वोटिंग हुई है, और ये सीट है बस्तर की 12 सीट और साथ ही दुर्ग संभाग कवर्धा की मिलाकर 8 सीटें, जहां पर केवल इन 20 सीटों में केवल एक सीट जो है वो बीजेपी के पास, 19 कांग्रेस के पास है। और आकांक्षा, सुबह से हमने जो ट्रेंड देखा यहाँ पर, खासतौर पर बस्तर पे हमने देखा लोगों का जिस तरीके से रुझान देखा मतदान को लेकर, हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें भी पहुंचाते रहे। प्रत्याशियों ने भी अल सुबह पहुंचकर वोटिंग की है। ये बड़े अवेयरनेस का मैसेज भी दिया है। तो और कहा भी जाता है कि पहले जलपान, पहले मतदान बाद में जलपान। और आज बस्तर और दुर्ग के जो मतदाता हैं उन्होंने आज कुछ यही कर दिखाया है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, राम अवतार तिवारी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। राम अवतार जी, आपसे मैं अब चर्चा की शुरुआत करती हूँ ब्रेक के बाद। कुरुद में हमने सुना प्रियंका गांधी पहुंची हुई है, दूसरे चरण के लिए वो हुंकार यहाँ पर भर रही है, और यहाँ पर तीखा प्रहार उन्होंने बीजेपी पर किया कि देश की राजनीति को भटकने मत दो। तो आपको लगता है कि इस तरह के चुनाव प्रचार का भी वाकई बस्तर वासियों में भी असर हुआ होगा, और इसके मद्देनजर वो चुनाव किए होंगे आज? एक राष्ट्रीय नेत्री हैं और महिला हैं। महिला वोटों पर दोनों पार्टियों के समीकरणों निगाह है, तो उस लहजे से उन्होंने कहा है कि राजनीति को दिशा दें। कि छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से भूपेश बघेल को उन्होंने कहा कि आप क्यों मानते हैं इंदिरा गांधी को, क्यों मानते हैं इंदिरा गांधी को, गरीबी के लिए, झुग्गी झोपड़ी के लिए, आज तक वनवासी जो कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं उसका बड़ा कारण जो है इंदिरा गांधी है। उसी तरह से जैसे भूपेश बघेल को भले लाख विरोध हो रहा हो, किसान पे तो वो काम बहुत मजबूती से कर दिए हैं। उसके मजबूती को पाना अभी दूसरे नेता के लिए कोई भी छत्तीसगढ़ में असंभव है। और एक वो दिशा दे दिए हैं कि किसान का जो पैसा उचित मूल्य दे रहे हैं, शायद उनके तरफ उन्होंने संकेत किया है। तो ऐसे उन्होंने जैसा राहुल गांधी के बारे में, तो राहुल की जीवटता, उसकी सरलता, उसके सक्रियता को उन्होंने, अपने भाई हैं और नेता भी हैं, तो इसके बहाने वो देश में एक संदेश दे रहे हैं। राजनीति में इस तरह से भाषणों का एक संदेश ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो संदेश दिए। और कुरुद जो इलाका है वो बहुत जागरूक और महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। गांधी जी वहाँ गए थे और आंदोलन वहाँ हुए हैं, समाजवादी आंदोलन हुए हैं, देश की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्षेत्र रहा है, और बहुत जुझारू इलाका है, धान का इलाका है। जो छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे जगह हैं, चांपा जांजगीर, धमतरी और राजिम, ये तीनों में सबसे ज्यादा धान होता है, किसान होता है, और उन्नत किसान है। उन इलाकों के पढ़े लिखे लोग भी वहीं से हैं, बहुत सारे हैं अलग अलग पदों में। तो उन जगहों में वो एक संदेश जो देना चाहिए, और एक बड़ा मुकाबला भी हो रहा है। अजय चंद्राकर वहां पर मंत्री दिग्गज हैं, और उनका मुकाबला जो पिछले बार निर्दलीय 35,000 वोट पा गए थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो वो एक संदेश कांटे की टक्कर है, यानी कि कुरुद में भी तो इस बार सीटों में है। उन आदिवासी वनवासी इलाका है, मैदानी इलाका है, और वनोपज का इलाका है, वो सब क्षेत्रों से भरपूर है धमतरी जिला। लेकिन आकांक्षा, राम अवतार तिवारी जी ने बहुत अहम बात कही। स्टार प्रचारकों को पूरा झोंक दिया था बीजेपी ने भी, हमने देखा बस्तर में। लेकिन क्योंकि आज हम उन 20 सीटों की बात करें जहां वोटिंग हुई है, बस्तर में जो जिस तरीके से स्टार प्रचारक उतरे, श्रीचंद सुंदरानी जी, मेरा सवाल आपसे है, जो स्टार प्रचारक आपके पहुंचे यहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, धान और किसान के मुद्दे की बात, ये 2 बातें कही है राम अवतार तिवारी जी ने, क्या ये आपके घोषणा पत्र में भी अब वो नजर आ रही है? तो क्या ये बातें आप काम करेंगे, आपको लगता है श्रीचंद जी? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी की गारंटी वाली योजना है, 3100 रुपए धान की कीमत हमने देने की बात की है, 2 साल का बोनस और एक मुश्त रकम देने की बात की है, टुकड़ों टुकड़ों में पैसा देते हैं। हमने कहा कि हम एक मुश्त देंगे। महिलाओं को 12,000 रुपये जो हमने घोषणा की है, विवाहित महिलाएं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी के परिवार की हों, चाहे भूपेश बघेल जी के परिवार की महिला हो, उनको भी 1,000 रुपये महीना मिलेगा।
और 12,000 रुपये साल का मिलेगा। एक परिवार में अगर 3 महिलाएं हैं तो 36,000 रुपये मिलता है। अगर हम 5 साल की बात करें तो एक महिला को करीब 60,000 रुपये मिलेगा। ये कोई मामूली रकम नहीं होती, आज की कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। 1,000 रुपये महीना मिलेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस प्रकार का महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं दिया। हमने 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने की बात की है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के कनेक्शन हम मुफ्त में दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हमारी पूर्व में चल रही, वो भी पुनः लागू रही। कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि आप नकल करके उनके घोषणा पत्र की कॉपी आपने किया। हालांकि कांग्रेस का घोषणा पत्र बाद में ही आया, लेकिन जो चुनावी वादे पहले कर चुके थे राहुल गांधी अलग अलग सभाओं में जाकर के अलग अलग मंच पर, उसी की ही आपने कॉपी की है। अब मैं उस पर भी आपसे उत्तर लूंगी। आकांक्षा जी, एक सेकंड में इसमें कहूंगा। इन्होंने ये कहते हैं हमने उनकी नकल की। नकल तो इन्होंने की। हमारे घोषणा पत्र के बाद घोषणा पत्र इनका है। ये 2800 की बात धान की करते थे, 2640 वर्तमान में दे रहे हैं। अगर इनको 3200 रुपये देना होता तो 5 साल तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं दिया? हमने 3100 रुपये की घोषणा की तो इन्होंने 3200 रुपये की घोषणा कर डाली। ये तेंदुपत्ता पहले तो केंद्र सरकार ही यहाँ पर आप कांग्रेस यही आरोप लगाती थी कि केंद्र सरकार ने मना कर दिया था कि अगर आप बोनस देंगे तो फिर हम धान खरीदी नहीं करेंगे। ये तो भूपेश बघेल जी मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। हमेशा कटघरे में मोदी जी को खड़ा करते, 2 साल के बोनस के मामले में कहते केंद्र ने परमिशन नहीं दिया। तो किन चीजों में केंद्र से परमिशन लेके इन्होंने काम किया? क्या शराब का घोटाला किया तो क्या केंद्र से परमिशन लेके किया? क्या रेत का घोटाला, कोयले का घोटाला किया, चावल का घोटाला किया? क्या प्रधानमंत्री जी से पूछ के किया? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा 16 लाख मकानों का लौटा दिया? ये भी प्रधानमंत्री जी के कहने में। हर मामले में कटघरे में मोदी जी को खड़ा करेंगे अपने दोषों को छुपाने के लिए, अपने पापों को छुपाने। प्रमोद जी से उत्तर ले लेते। प्रमोद जी, देखिए बस्तर में अगर हम बात करें तो नक्सलवाद बड़ी समस्या है, धर्मांतरण बड़ी समस्या है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि जब से कांग्रेस हुई धर्मांतरण के वहां पर मामले बढ़ गए और उसके साथ ही वनवासी हो, वनोपज हो, इन सबको लेकर के बीजेपी हमेशा घेरती आई है। और आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा रहा है आदिवासियों को लेकर के, और आप लगाते हैं आरोप कि बीजेपी ने मामला अटका दिया है आरक्षण का, लेकिन आरक्षण को लेकर के अभी भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। तो ऐसे में तो जो बस्तरवासी आज जो मतदान कर रहे होंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति में तो वो भी होंगे ना प्रमोद जी? देखिए आकांक्षा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वालों की गारंटी तो गारंटी, इनकी आज के डेट में कोई वारंटी भी नहीं मान रहा है। पहली चीज वही बस्तर था जिसमें इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में कहा कि हर परिवार को एक जर्सी गाय दी जाएगी, हर जो बस्तर के लोग हैं आदिवासी उनके घर से एक नौकरी दी जाएगी। स्टील प्लांट लगाने के नाम से उन आदिवासियों की ज़मीन को ले लिए, स्टील प्लांट तो गया, ना प्लांट दिख रहा है ना स्टील दिख रहा है। उनकी ज़मीनों को लौटाने का काम कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों ने किया। तो कुल मिलाकर के ये ठगने जगने वाले लोग हैं, इनको कोई मानता नहीं, इनकी बातों को कोई बहुत ज़्यादा अब गंभीरता से इसलिए नहीं लेता क्योंकि इन्होंने कह दिया कि बोनस देंगे। उसके बाद इन लोगों ने पूछा कौन हंसते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को आखिर बनाया कौन है? पिकनिक मनाने आते हैं मांडविया जी और वो नितिन नवीन जी, वो आकर के यहाँ टाइम पास करके सवेरे आते हैं, रात को चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ के नेताओं को इन्होंने महत्व कहाँ दिया? छत्तीसगढ़ियों का इन्होंने मान सम्मान में कोई बात कही क्या इनको मैनिफेस्टो में? तो भले श्रीचंद सुंदरानी जी ये गनीमत नहीं कह दिया कि 20 में 20 सीट आ रही है, लेकिन वास्तविकता वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, भूमिहीन लोगों के लिए 7,000 रुपए से लेकर के क्या क्या चीजें। वक्त नहीं है एक्सपर्ट कमेंट भी लेने, क्योंकि अब रामोतर तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे। घोषणा पत्र की बात यहाँ चल रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? घोषणा पत्र से अलग बात करूं, जो प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रभावकारी 2 मुद्दे थे। एक हिंदुत्व का मुद्दा था क्योंकि कवर्धा में मोहम्मद अकबर लड़ रहे थे, और बस्तर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तो एक वो मुद्दा था, और दूसरा वनवासी इलाका, वनवासियों के हितों की बात। 2 प्रभावी मुद्दे थे, हिंदुत्व और वनवासी। वो दोनों मुद्दे अब नहीं रहेंगे। अब मैदानी इलाकों के चुनाव होंगे। वो जो चुनाव है मैदानी इलाकों में दूसरे मुद्दे रहेंगे। धर्मांतरण, हिंदुत्व जो मुद्दा था वो अब आज उसका मतदान के बाद प्रभावीकारी तरीके से नहीं रहेगा, जहां फायदा और नुकसान की बात थी। पहला बात। दूसरा जो बस्तर का है, जो तासीर है बस्तर में, कहा जाता है 1970 से लेकर रामोत्तर जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, अभी तुरंत आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए अब लगभग अंतिम समय होने को आया है और 5 बजे तक का समय है और ये जो 3 विधानसभाएं हैं बस्तर की, यहाँ पर अभी मतदान जारी है, लेकिन बाकी जगह जो लोग भीतर भी थे लगभग उनका मतदान खत्म हो चुका है। बस्तर की 9 सीटें थी जहाँ पर मतदान होना था और शांतिपूर्ण एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर कोंटा, नारायणपुर और अपखंजूर, इन 3 जगहों पर घटनाएं दिखाई दी, लेकिन इसमें केवल अगर कोंटा को छोड़ दें तो बाकी कहीं कोई हताहत नहीं हुआ है। तो एक तरह से बस्तर में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है शांतिपूर्ण चुनाव मतदान कराने की और किसी तरह से कर्मचारियों को नुकसान ना हो, मतदान की प्रक्रिया में विघ्न ना पैदा हो, उसको सक्षम तरीके से कराने में प्रशासन और निर्वाचन आयोग सफल रहा है। और फिलहाल अंतिम आंकड़े लेकिन अभी भी नहीं आए हैं कि कुल वोटिंग का प्रतिशत कितना रहा है। ये माना जा रहा है कि ये आने वाले एक आध घंटे के अंदर अंदर जो 9 सीटें हैं उनमें जो परिणाम है, जो वोटिंग का परसेंटेज है, वो भी पूरी तरह से साफ होगा। पर ऐसा लगता है कि पिछली बार के मुकाबले 2018 के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज लगभग उसी के करीब या उससे कुछ कम रह सकता है, जैसा कि उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में भी वोटिंग बढ़ी है। नए जो बूथ स्थापित किए गए हैं नक्सल मुक्त इलाकों में, वहाँ भी अच्छा वोट हुआ है। तो उम्मीद की जा रही थी कि वोटिंग परसेंट इस बार बढ़ेगा, लेकिन वैसा उत्साह नहीं दिखाई दिया। वो भी तब जब दोनों ही जो मुख्य पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ की, उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र में स्थानीय जनता, किसान, अलग अलग वर्ग को ध्यान में रखते हुए बड़े ऑफर दिए हैं जो अब तक पहले कभी नहीं दिए गए और काफ़ी करीबी ये ऑफर रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस घोषणा पत्र से आकर्षित होकर या एक मूड जनता का बन जाना चाहिए था, उसमें कोई खास फर्क दिखाई नहीं दिया। ठीक है नरेश, आप नजर बना के रखिएगा, फाइनल वोटिंग परसेंट जो होगा उसका अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और राहुल, अब देखिए हम अपने इस डिबेट के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है अब क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहिए। राम अवतार जी, आप जो अपनी बात कह रहे थे वो आप पूरी कीजिएगा। और अगर आपसे मैं जानूं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, आज की जो 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, तो 20 में से किसे कितनी सीट लग रही है, कुछ अगर आप अंदाजा लगा पाए तो कितनी मिल रही है किसे? देखिए, भाजपा को बस्तर में 4, यहाँ 2 ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही है। 6 से 8 सीटें बहुत अधिकतम, जो सीधे बस्तर में 4 सीट है जहाँ फायदा होता दिखता है बस्तर में भाजपा को, उसी तरह 2 सीटें में यहाँ हो सकती है। ऐसे 8 सीट है और भाजपा वाले मान रहे हैं कि 50-50 होगा, उससे कोई गेन करेगा, कांग्रेस से ज्यादा सीट पा जाएगी, ऐसी संभावना है प्रथम चरण में नहीं दिख रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं कि आप अगर भानु प्रताप से लेकर जगदलपुर तक सीधा नेशनल हाईवे में जाएंगे तो वहां पर आदिवासियों से ज्यादा पिछड़ा वर्ग की भूमिका रहते हैं, पिछड़ा वर्ग वहां निर्णायक भूमिका में रहता है। 40% वोट हैं, तो वो वोटों में आदिवासियों के अलावा जो पिछड़ा वर्ग जिस तरफ जाता है, जैसा पिछले बार ये हुआ था, पिछड़ा वर्ग वहां पे आंदोलन करता हो, जागरूक पिछड़ा वर्ग है। भानु प्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, जगदलपुर तक जाएंगे तो ये वर्ग किसके साथ है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में दिखेगा। चलिए, तो शिवचंद सुंदरानी जी, जैसा राम अवतार तिवारी जी कह रहे हैं, आप लोग को फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग के पास तो वाकई में इस चरण, पहले चरण के चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था। आपको कितनी उम्मीद लग रही है? मैंने कहा ना कि कम से कम 20 में 15 सीटें हम जीतेंगे। हो सकता हम 15 से ज्यादा भी जीतें, लेकिन 15 सीट से कम जीतेंगे नहीं। ठीक है प्रमोद जी, कांग्रेस का आपको क्या लग रहा है, 20 में से कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? देखिए, हम लोगों ने काम किया है और जनता का विश्वास अर्जित किया है। हमें ये सीटों का आंकड़े वाकड़े में हम लोग नहीं जानते, लेकिन पिछली बार भी माननीय सुंदरानी जी अगर कह रहे हैं कि उन्होंने बस्तर में बहुत काम किया, राजनांदगांव में बहुत काम किया, तो सब मिलाकर के आखिर 15 सीट तो आई ना। वो लोग तो वही थे, मुद्दे भी आपके वही थे, तो फिर कहाँ जनता ने आपको धता बता दिया? तो कांग्रेस के काम, रीति नीतियों को, कोरोना काल में जो हम लोगों ने सेवा की, भूपेश बघेल जी की सरकार के जो काम है वो बोलते आए हैं और आगे भी बोलेंगे। कांग्रेस के सभी लोगों ने एकजुट होकर के। लेकिन प्रमोद जी, कोई एक आंकड़ा नहीं बताएंगे आप 20 में से कि मतलब लगभग कुछ तो लग रहा होगा ना आपको, एक आवाज आ रही होगी कि हाँ इतने हम जीत सकते हैं? देख ली, ना मैं ज्योतिष हूँ, ना मैं निर्मल बाबा हूँ, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सब लोग इनके आंकड़े बोलते आए हैं। अब उस 3 दिसंबर को सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो बस्तर
बस्तर में बेहतर मतदान हुआ है, क्योंकि मतदान का भी प्रतिशत आना बचा हुआ है 5 बजे तक, क्योंकि अंतिम आंकड़े उसके बाद निर्वाचन आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आंकड़े जारी करेगा। तो आकांक्षा सभी को ये इंतजार होगा कि वो आंकड़े क्या होंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक कयास जो है रिजल्ट को लेकर पहले चरण के बाद लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और अभी दावे और वादों का शोर अभी आपको और भी सुनाई देगा। अभी 5 बजे तक मतदान होने हैं, 10 जगहों पर मतदान पूरा संपन्न हो चुका है और 10 जगहों पर अभी भी मतदान जारी है। वोटिंग पर्सन के साथ ही हर एक बूथ वाइज हम आप तक लाइव रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। महाकवरेज IBC 24 पर आप आज दिन भर देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, राम अवतार जी हमारे साथ इस खास चर्चा पर जुड़ने के लिए। और आप दोनों को ही, प्रमोद जी, श्रीचंद जी, भाजपा कांग्रेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही उम्मीद करते हैं कि जनता सोच समझकर मतदान दे और 3 दिसंबर को मैंडेट हमारे सामने होगा। और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि चुनाव का मतलब होता है IBC 24। नमस्कार।